हेलो जूनियर्स, कैसे हो तुम सभी। आई होप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर लेके आ गए जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है जो तुम्हारे टर्म 1 में आ रहा है। टर्म 1 के स्कूल के पेपर में तो आ ही रहा होगा, प्लस जो सीबीएसई का जो पेपर है उसमें भी आएगा, ठीक है ना। तो सीबीएसई के पेपर में तो तुम सबको पता है एमसीक्यू आने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। और जो स्कूल का जो पेपर होगा जिसमें तुम्हारे नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। और मैंने बिल्कुल डिटेल्ड में लिखा हुआ है, मतलब कुछ आज स्किप नहीं कर रहा, ठीक है ना। और ये वन शॉट वीडियो होने वाली है, तो अपना कॉपी पेन लेके बैठना, ज़्यादा बहुत देर की वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। मीन्स अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है। तो अगर हम स्टार्ट करें व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस आई गेस सबको ही पता होगा, क्लास 9 में तुम सबने पढ़ रखा होगा, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। पर अगर लीनियर इक्वेशन तुम्हें वेरिएबल्स नहीं पता व्हाट आर वेरिएबल्स, तो मैंने वो लिख रखा है व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कोई भी अल्फ़ाबेट हो जाता है, जैसे एक्स वाई ए बी, जो तुम अपने नंबर्स के साथ लिखते हो ना, कोफिशिएंट्स के साथ जो तुम लिखते हो, उसी चीज़ को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखो 5x + 2y, इसमें जो 5 के साथ x है या 2 के साथ जो y है, जो x और y है ना, यहाँ पे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं जैसे 5, 2, इन सबको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। इन सबको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जो वेरिएबल्स के साथ है उनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, और जो कोफिशिएंट के साथ है उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। कोफिशिएंट्स अगर नहीं पता, कोफिशिएंट मतलब जो नंबर्स होते हैं, जो साथ में जो वेरिएबल्स के साथ में जो नंबर्स है ना, 2, 5, ये कोफिशिएंट्स है। जो ये एक्स वाई ये सब हो गए, ये हमारे वेरिएबल्स है, ठीक है। आई गेस तुम सबको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैं बताऊँ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। बहुत लोग लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये चीज़ याद रखना, जो पॉलिनोमियल होता है ना, वो हम हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, ax² + bx + c, इस फॉर्म में लिखते हैं। पर लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में ना लिख के हम इसको ऐसे लिखते हैं, ax + by + c। अभी मतलब सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, और भी तरीके होते हैं। पर क्या कि ना, ये जो y और x, जो देखो दो वेरिएबल्स है ना, इसमें x भी आए y भी आए। इस तुम्हारे पूरे चैप्टर में से हर बार एक्स वाई दोनों चीज़ आएगी, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स होते हैं, मतलब तुम्हारा ऐसे क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर 1 वेरिएबल होता है तुम्हारा नंबर लाइन पर चीज़ें बनती है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है। और आई गेस 9th में जब तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी है, तब भी तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उनमें तुम्हें पता होगा कि 1 वेरिएबल मतलब नंबर लाइन होती है, और 2 वेरिएबल आते हैं तो मतलब पूरे जो ऐसे ग्राफ वाली चीज़ होती है जिसमें सारे क्वाड्रेंट वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं नंबर 2 वेरिएबल्स वाले, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, ax + by + c। पर इसमें एक बहुत ज़्यादा मस्ट कंडीशन होती है कि a या b 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि मुझे ज़रा बताओ कि 5x + 2y क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है, तुम कहोगे भैया हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसमें a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं, मतलब हाँ a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। क्योंकि हमें a और b क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए। और a या b मतलब x के साथ वाला या y के साथ वाला हमें 0 नहीं चाहिए। x के साथ वाला 0 है, नहीं है। y के साथ वाला 0 है, नहीं है। c 0 हो सकता है, c का कोई हमें लेना देना नहीं, c 0 हो सकता है। पर हमारा क्या वो है कि जो ये क्या बोलते हैं, जो x के साथ और y के साथ है, ये 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें नहीं है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड केस बताता हूँ, 5x + 3 क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखो x के साथ जो है वो तो 0 नहीं है, पर y है ही नहीं। y है ही नहीं मतलब y के साथ क्या था, 0 था, पर ये 0 तो हमें नहीं चाहिए। तो अगर ये चीज़ है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन हो सकती है ये, ठीक है ना। चीज़ ध्यान रखना, 2 वेरिएबल्स में एक फ़र्क आ जाता है। 2 वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, पर 2 वेरिएबल्स में x या y 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो तुम्हें यहाँ तक तो बिल्कुल परफेक्टली समझ आ गया होगा, आई होप। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन तुमने जान लिया क्या होता है, वेरिएबल जान लिया क्या होता है। अब हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। अब सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। सॉल्यूशन देखो, जैसे अगर ये वाली एक लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है, हाँ भैया है। क्यों? इसमें क्योंकि x के साथ जो है वो भी 0 नहीं है, और y के साथ जो है वो भी 0 नहीं है, तो ये ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें देखो, अगर मैंने इस लीनियर इक्वेशन में x को 1 ले लिया और y को भी 1 ले लिया, तो क्या आ रहा है, x को अगर मैंने 1 लिया तो 1, मैंने 2x की जगह पे x की जगह पे 1 रखा, 3y पे y की जगह पे 1 रखा, और इक्वल्स टू 5। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, इक्वल्स टू 5 आया। 2 + 3 5 होता है, तो LHS और RHS इक्वल है। अब LHS और RHS इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या, अगर मैं x और y को 1 रखता हूँ तो ये LHS और RHS इक्वल आ गए। देयरफॉर x = 1 एंड y = 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
यही चीज़ हमें प्रूफ करना, मतलब यही चीज़ हमें बतानी है। अब मतलब अगर मैं x इक्वल्स टू 1 या y इक्वल्स टू 1 रखूँगा तो ये इस इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये हमारी इस इक्वेशन का सोल्यूशन। एक सेकंड केस लेते हैं, मैंने x को 2 लिया है, पिछली बार 1 लिया था ना, अब मैंने x को 2 लिया है और y को 1 लिया है, सेम इक्वेशन है, उसमें मैंने वैल्यू पुट करी तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, क्या 4 + 3 5 होता है? नहीं, 4 + 3 7 होता है। तो LHS इक्वल्स टू नॉट RHS, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। अब जब LHS नॉट इक्वल्स टू RHS है तब हम क्या कहेंगे कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है उस इक्वेशन का। गॉट इट? ये बिल्कुल बढ़िया से आ जाना चाहिए, अगर तुमने ध्यान से सुना है। अगर नहीं सुना तो एक और बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो, बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। अब तुम्हें ये पता चल गया कि सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है ना। पर तुम्हें ये मतलब निकालते कैसे ये समझ नहीं आया, सोल्यूशन क्या होता है तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई। अब निकालते कैसे हम वो चीज़ जानेंगे। लेट टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, मतलब ये 2x + 3y इक्वल्स टू 5 है। अब हम इसमें सोल्यूशन निकालते कैसे? सोल्यूशन निकालने का बेस्ट एकदम सिंपल वे है, हम x में कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू देखना है हमें। सपोज करो मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू को मैं रखता हूँ 0, यहाँ पे ये बना रखा है, x की वैल्यू को 0 रखता हूँ। सपोज करो इसमें मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो y क्या आएगा वो सॉल्व करके देखते हैं। 2 0 था मतलब 0 + 3y इक्वल्स टू 5, तो y क्या आएगा 5/3। ये आ गया y 5/3, तो y क्या आ गया 5/3। अच्छा, अब मैं x को 0 रख के y को 0 रख के देखता हूँ, y 0 रखूँगा तो क्या आएगा, ठीक है ना। अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो क्या आता है, देखो 2x तो रहने देता हूँ, y 0 तो 3 0 था 0 होएगा, तो ये बच जाएगा 2x इक्वल्स टू 5, तो x क्या आ जाएगा 5/2। तो अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x क्या आया 5/2 आया। चलो अब मैं अगर x को 1 रखता हूँ तो देखते हैं y क्या आता है। x को अगर मैं 1 रखता हूँ तो y क्या आता है, x मैंने रखा 1 + 3y इक्वल्स टू 5। अब अगर ये 2 1 जा 2 + 3y इक्वल्स टू 5, 3y ये प्लस का 2 अगर जाके माइनस का 2 होगा तो 5 - 2 3 होता है, और y क्या होगा 3/3 जो कि होगा 1। तो अगर मैंने x को 1 रखा तो y भी क्या आया 1 आ गया। एक और कंडीशन देखता मैं y को 1 रख के देखता हूँ, नहीं y को तो अब मैं 1 रख ही नहीं सकता क्योंकि हमें पता है अगर मैं y को 1 रखूँगा तो x भी 1 आने वाला, तो सेम कंडीशन तो हम दोबारा ले नहीं सकते, तो हमें यही चीज़ करनी पड़ेगी, हमको कुछ और लेना पड़ेगा। चलो हम x को 2 ले लेते हैं, x को 2 तो हमने नहीं लिया, हमने x को 0 या 5/2 या 1 लिया, तो x 2 लेते हैं इस बार। x को अगर मैंने 2 लिया तो देखते हैं y क्या आता है। x 2 लिया तो 2 2 जा 4 + 3y इक्वल्स टू 5 आया, +4 है वहाँ पे जाके -4 हो जाएगा, तो 5 - 4 क्या होता है 1 आएगा। y क्या आएगा 1/3 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, सिंपल है। तो अगर मैंने x को 2 लिया तो y क्या आ गया 1/3। तो इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशंस निकालना, इसी को हम क्या कहते हैं सॉल्यूशंस निकालना, मतलब ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। ऐसे करके हम x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यूज आती रहेंगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे सॉल्यूशंस निकालना, ठीक है। हमें ऐसे सोल्यूशन निकालना होता है और ऐसे सोल्यूशन निकालना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास 3 मेथड है इसको निकालने के लिए। पहले मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरे मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और तीसरे को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिसको नहीं पता है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये तुम्हारा कट चुका है, तो तुम्हारा अभी कोई काम नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तुम्हारा भी काम किस का है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को, तो हम वही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ तक जितना मैंने लिख रखा है ये प्लीज़ सब लोग एक बार नोट कर लो, अगर किसी को कोई डाउट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का, तो ये सारा नोट कर लो, ठीक है ओके। तो अगर सबने ये नोट कर लिया तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस निकालना सीख लिया, हमने इसको टेबल की फॉर्म में लगाना सीख लिया। अब हम सीखेंगे इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट करना द सिंपलेस्ट काम है। क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ऐसे बोलूँगा कि ये वाली जो वैल्यूज़ होती है ना, ये जो 5/2 5/3 1/3, इनको अवॉइड करना, क्योंकि ग्राफ में अगर तुम्हारा नंबर मतलब नॉर्मल वाले नंबर होंगे तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। पर क्योंकि अब मैं ये वाली चीज़ें ला चुका हूँ तो अब मैं इसको हटा नहीं रहा, अब मैं इसको सिंपल चीज़ कर रहा हूँ। क्या करना है मुझे, अब मैं इसी चीज़ को ग्राफ में प्लॉट करूँगा, ठीक है ना। देखो अब क्या कहा है, पहले ये देखो, ये एक कंडीशन है A, ये एक कंडीशन है B, ये एक कंडीशन है C, ये एक कंडीशन है D, ये 4 कंडीशन है। A में क्या बोला है, x 0 है तो y क्या है 5/3। x अगर 0 है तो y क्या है 5/3। 5/3 होता क्या है, पहले मैं आपको ये वाली चीज़ मिटा दूँ, ये वाली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, ये आपको सोल्यूशन निकालना बिल्कुल बढ़िया से आ गया। अब पहले मुझे ये बताओ 5/3 होता क्या है। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ तो 3 1 जा 3 आता है,
2 आता है, इसमें हम ऐसे लगाते हैं तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 होता है। ये लगाएंगे तो ये क्या होगा 1.6 बार आ जाता है, मतलब 1 6 रिपीट होता जाएगा, तो 1.6 आ गया। तो अगर तो ये क्या आ गया, अगर मैं इसको ऐसे ये 5/3 हटा के मैं इसको 1.6 लिख देता हूँ 1.6 बार, या फिर मैं इसको सिंपल 1/6 लिख देता हूँ क्योंकि मैं पूरा उतना मैग्निफिकेशन में नहीं जा रहा। तो x 0 है तो y क्या है 1/6, x 0 y क्या है 1/6, 1/6 मतलब थोड़ा सा ऊपर, मतलब इस ये वाली जगह जो होगी ये क्या होगी पॉइंट A होगी हमारी। सबको समझ आ गई, पॉइंट A, x 0 है पर y 1/6 है। अगली कंडीशन 5/2 है। 5/2 को हम क्या लिखते हैं, दोबारा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। 5/2 अगर है मैं वही चीज़ करूँगा, ऐसे करके लिखूँगा 2 2 जा 4 होता है, 1 आएगा, ये 2 5 जा होगा तो ये 10 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखते हैं 2/5, 2.5, तो मैं इसको 2.5 लिख सकता हूँ। तो मैं 5/2 की जगह इसको क्या लिख देता हूँ 2.5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या बोला है x 2.5 और y 0, x 2.5 और y 0, y मतलब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना b पॉइंट। देन हम बात करते हैं अपने c पॉइंट की। c पॉइंट क्या है हमारा, x भी 1 है y भी 1 है, मतलब x भी 1 और y भी 1, मतलब ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा c पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब हम d पॉइंट की बात करते हैं, x 2 और y 1/3, 1/3 क्या होता है 1/3 क्या होता है 3 1 3 3 जा 9 1, ये तो 0.3 बार आ गया, इसको मैं 0.3 कर सकता हूँ, तो मैं 5/3 को 0.3 लिख देता हूँ, इसको मैं क्या लिख देता हूँ 0.3 लिख देता हूँ। तो क्या है x 2 है तो y क्या है 0 मतलब 0 हाँ, तो x अगर 2 है मतलब यहाँ पे है तो y क्या है 0.3 मतलब इस जगह पे कुछ, तो ये हो गया d पॉइंट, ठीक है। अब अगर तुम देखो अभी तो मेरा मतलब अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ सबको तो ये ऐसे ऐसे सा कुछ आया है, पर अगर तुम इसको मेन ग्राफ पे करोगे तो बिल्कुल एक सीधी लाइन बन जाएगी ऐसे करके। तो ऐसे ही करके तुम्हें ग्राफ में प्लॉट करना होता है, ठीक है ना, यही तुम्हारा ग्राफ में प्लॉट करने का तरीका होता है। तो हमने क्या क्या सीख लिया, पहले हमने वेरिएबल्स समझ लिए क्या होते हैं, देन हमने लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखते हैं वो समझ लिया, देन सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है हमने वो भी देख लिया कि मतलब कैसे करके सोल्यूशन निकालते हैं। x 1 है y 1 है रख के देख लिया, अगर आ गया है मतलब LHS और RHS इक्वल आ रहा है तो ये सोल्यूशन है, वरना नहीं है। अच्छा अब देखो, अब इस वाले में LHS और RHS इक्वल नहीं आया था तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन है। अच्छा अब मैंने क्या करा था, सोल्यूशन निकालना तुम्हें सिखा दिया था, इस जगह पे जो मैंने लिखाया था तुम सब ने नोट कर लिया होगा। इधर मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया था और इसी चीज़ को उठा के हमें ग्राफ में लेके जाना है। ग्राफ में लेके जाओगे तो कभी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा अभी तो ये एक ही इक्वेशन थी तो ऐसे एक ही लाइन बनी, जब दूसरी इक्वेशन होगी तो दूसरी लाइन बनेगी। जैसे सोचो एक और लाइन बन गई, अब लाइन ऐसे ही बन सकती है दूसरी वाली, इसके पैरेलल बन सकती है, ठीक है ना, या इसके ऊपर भी बन सकती है लाइन। तो ये अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती है जिसको हम थोड़ी सी देर बाद जानेंगे। अभी हम एक तरह का क्वेश्चन करेंगे जो कि अपना शायद एग्जाम मतलब एक्सरसाइज नंबर 1 पे ही है। एक्सरसाइज नंबर 1 पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आफ्ताब वाला। आफ्ताब वाले क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत आ जाती है कभी कभार, पर ये क्वेश्चन मतलब चैप्टर का द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसको हम करेंगे तो मतलब तुम्हें बिल्कुल लगेगा यार ये क्या मतलब बिल्कुल ही एकदम आसान सी चीज़ है। चलो इसमें क्या बोल रखा है, पहले आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़ो तो मतलब बहुत ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चंस मतलब मस्ट होते हैं पढ़ना, ठीक है ना। फर्स्ट इसमें बोल रखा है कि आफ्ताब की एज निकालनी है और वो उसकी बेटी की एज निकालनी है, ये दोनों चीज़ें बता रखी है। निकालनी है ना, प्रेजेंट एज निकालनी है दोनों की, क्या क्या है प्रेजेंट एज, और बाकी दो कंडीशन दे रखी है। तो प्रेजेंट एज पहले आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम अगर आफ्ताब की अगर प्रेजेंट एज हम x मान लें और उसकी डॉटर की अगर एज y मान लें, ये दोनों की x इसकी x ईयर्स हो गई और इसकी y ईयर्स हो गई, गॉट इट, ठीक है। अब दो कंडीशंस दे रखी है। पहले बोल रहे हैं आफ्ताब क्या बोलता है अपनी बेटी को, पहली लाइन में लिखा हुआ है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो बोल रखा है 7 साल पहले, मतलब 7 साल पहले मतलब अभी दोनों की x और y है, 7 साल पहले मतलब दोनों से 7 माइनस होगा। आफ्ताब क्या बोलता है, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। आफ्ताब 7 गुना बड़ा था। अच्छा बड़ा कौन था, आफ्ताब बड़ा था। तो अगर मैं सोचो इसमें बोला है 7 गुना बड़ा था, मतलब अगर मैं इसके साथ 7 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल हो जाएंगे, 7 गुना हो गया ना, इसकी बेटी का 7 गुना आफ्ताब के बराबर हो गया 7 साल पहले। इसमें याद रखना तुम इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ा है। अगर मैं बड़े के साथ सोचो, ये 3 है और ये अगर सोचो मैं कह रहा हूँ 6 है, मुझे अगर मतलब 3 और 6 को इक्वल करना है तो मुझे छोटे वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अगर मैं बड़े वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो 3 और वो तो और बड़ा हो जाएगा 12, तो मैं क्या करता हूँ छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे आफ्ताब की बेटी छोटी थी तो मैंने आफ्ताब की बेटी के साथ मल्टीप्लाई करा, 7 को मल्टीप्लाई करा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49, x माइनस ये प्लस का 7y माइनस 7y, ये प्लस उधर जाएगा मतलब ये माइनस 49 प्लस 7, ये होगा x माइनस 7y इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस 42। ये वाली कंडीशन बन गई। इसको हम अपने फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम साइड में यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 7y इक्वल्स टू 42। ठीक है। आफ्ताब एक और चीज़ कहता है अपनी बेटी को, तुम्हारे अगर बुक में तुम देख रहे हो अगर ढंग से तो एक और चीज़ लिखी हुई है, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद ही है ना, हाँ, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से मतलब अभी x और y है, अभी से 3 साल बाद, दोनों में 3 प्लस होगा। क्या कहता है आफ्ताब कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब वो जितनी होगी उससे 3 गुना ही होगा। 3 गुना मतलब अब भी 3 इससे साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बराबर हो जाएंगे। सॉल्व करते तो आएगा क्या, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, ये क्या होगा x प्लस 3 ये माइनस 9 इक्वल्स टू 3y, ये क्या होगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 3y। ये चीज़ है बिल्कुल सिंपल। अब ये प्लस का हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, माइनस प्लस का 3y इधर आके माइनस का और वो माइनस का उधर जाके प्लस हो गया। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। इधर आ गया हमारा क्या है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 आ गया। अब तुम इसको तो बिल्कुल मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए तुम्हारे पास मतलब अलग अलग मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर मैं तुम्हें एक अगर करके दिखा दूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे करना है। अगर मैं तुम्हें इसमें फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं तुम्हें y की वैल्यू निकाल दूँ, मतलब अगर ये ऐसा है ना, x पहली इक्वेशन 7y माइनस इक्वल्स टू 42 है, ये चीज़ है। अगर मैं ये माइनस 42 था प्लस 42 था, ये शायद प्लस 42 होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूँ प्लस 42 है तो देखो ये x इक्वल्स टू क्या होगा 42 माइनस करना है वहाँ पे जाके प्लस का 7y, तो ये वाली चीज़ आएगी 42 प्लस 7y, ये x आ गया। अब इस x को अगर मैं इधर पुट कर दूँ इस सेकंड इक्वेशन में, मतलब x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 है ना, अगर मैं इस x को उठा के यहाँ पुट कर दूँ 42 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल्स टू क्या होगा 6 होगा। सिंपल है। इसको मैं अगर लिख दूँ 42 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल्स टू 6, 42 रहने देता हूँ, 3 4 5 6 7 ही होगा, 4y इक्वल्स टू 6। अब इससे y आने वाला है, देख लो माइनस हो जाए वहाँ पे जाके, 6 माइनस 42 क्या आएगा 36 आएगा माइनस वाला, और y क्या आएगा माइनस 36 बाई 4 जो कि होता है माइनस 9, तो y क्या आ गया माइनस 9। पर एक चीज़ ये चीज़ देखो कि ये माइनस 9 अगर ये y है, ये डॉटर की एज है, क्या एज कभी माइनस में हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ये हमने क्यों करा, क्योंकि वहाँ पे मैंने गलत लिखा है कि ये 42 नहीं, ये माइनस 42 है, तो इधर माइनस का साइन आएगा, तो ये क्या होगा, ये माइनस 42 होगा और ये भी माइनस 42 होगा, ये भी माइनस 42 होगा, वहाँ पे जाएगा। यहाँ से हमने थोड़ा सा गलत करा, क्या करा हमने गलती, क्योंकि ये माइनस 42 नहीं था इसलिए हमने गलत करा। ये जब वहाँ पे जाएगा तो 42 प्लस 6 होगा जो कि होगा 48, क्या होगा 48 हो जाएगा। अब अगर डिवाइड होगा 48 से 4 तो आएगा 12, तो अब तो सही आई है एज, तो डॉटर की एज कितनी है 12। अब y12 आ गया, हमारी x क्या था माइनस 42 प्लस 7y, y को अब इसमें पुट कर देते हैं, x क्या था माइनस 42 प्लस 7y। अब मैं अगर पुट कर दूँ माइनस 42 प्लस 7 और y की जगह क्या है 12, तो मैं 12 पुट कर देता हूँ, माइनस 42 12 7 जा कितना होता है, अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो ऐसे कर लिया करो, 7 2 14 7 1 7 और 84, तो ये हो गया 84। तो हमें क्या करना है 84 माइनस 42, ये कितना होगा, ये होगा 2 और ये होगा 42 होगा। तो अब x क्या था, अच्छा x हमारा दो चीज़ें आ गई, x आ गया 42 और y आ गया हमारा 12, ये हमारी दो चीज़ें आ गई। अच्छा x था क्या, हमने x ली थी आफ्ताब की प्रेजेंट एज को 42 आ गई, 42 ईयर्स का है आफ्ताब, और उसकी बेटी क्या है, उसकी बेटी है y की, मतलब ये क्या हो गया, अब ये बेटी की एज हो गई। बस यही दोनों ऐसे करके हमें सॉल्व करने थे और हमारा क्वेश्चन डन है। बस इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। सेम अगर 3.2 के तुम क्वेश्चन नंबर सेकंड या क्वेश्चन नंबर थर्ड को करोगे, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में।
इसके बाद हम अगर जाएंगे तो हम जाएंगे पेज नंबर 46 में, नीचे जो टेबल है उस पे जाएंगे। अब उसका पूरा मतलब जानने के लिए मतलब थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा। उस टेबल को अगर हो सके तो पहले तुम लोग बना लो, वो तुम्हारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ताकि तुम क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझ पाओ। या तुम्हारे अगर बुक में बना हुआ है तो बुक में तो ऑब्वियसली बना हुआ है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बुक को सामने खोल लो। जब तक मैं उस टेबल को एक बार बुक में बना लेता हूँ, मतलब बोर्ड में बना लेता हूँ। आई होप्स तुम सबने लिख लिया होगा पूरा का, मतलब पूरी टेबल देख रहे होगे, मैंने पूरी बना ली है। तो इस टेबल में एक एक करके जानते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैं अभी इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा अलजेब्रिक के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं पहले अभी ग्राफिकल के बारे में बात कर रहा हूं, ताकि तुम्हें ग्राफिकल जो है वो आराम से समझ आ जाए। अब तुमने ये देखा था पिछली, अभी जो थोड़ी देर पहले जो मैंने बोर्ड में लिख रखा था, उसमें मैंने क्या बताया था तुम्हें, सॉल्यूशंस निकालना सिखाया था, और उन सॉल्यूशंस को मैंने ग्राफ पे बनाना सिखाया था। तब एक ही इक्वेशन थी, तो ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का आया था। अब अगर दूसरी कोई इक्वेशन होगी तो ग्राफ कुछ और टाइप का आएगा, ऐसा आ सकता है, कोई एक दूसरी लाइन आ जाएगी। तो वो लाइन क्या कैसे आ सकती है, देखो अगर दूसरी कोई लाइन आती है, ठीक है ना, अगर ग्राफ पे दूसरी कोई लाइन आती है, वो या तो उसी लाइन के या तो पैरेलल आ सकती है, या तो उस लाइन के से इंटरसेक्ट आ सकती है, या उस लाइन के ऊपर ही आ सकती है, हो सकता है। बिल्कुल, इनके अलावा और कोई कंडीशन है क्या? तुम लोग ज़रा सोचो, इसके अलावा और कोई कंडीशन है? तुम जितना भी सोच रहे हो तुम्हें नहीं मिलने वाला, बस यही 3 कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और कैसे आ सकती है लाइन? तुम कहोगे ये है, इससे दूर आ गई भैया, पर ये तो इंटरसेक्टिंग है ना, लाइन तो आगे भी बढ़ सकती है, तो आगे जाकर तो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है भैया। पैरेलल, तुम कहोगे भैया नहीं पैरेलल नहीं, सोचो एक ये लाइन है और एक हल्की सी यू लाइन है, मतलब ये पैरेलल नहीं है, थोड़ी सी यू मुड़ी हुई है। हाँ, तो अगर आगे ले जाओगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगी ना, पैरेलल नहीं है तो वही बात है। अच्छा, और तुम कहोगे चलो भैया ये तो आगे की तरफ मिल रहे थे, हमने ये वाली लाइन नहीं ली, हमने अब लाइन कैसी ली, हमने अब लाइन ली ऐसी। अब तो आगे की तरफ और दूर जा रही है तो नहीं मिल रही, अरे पीछे की तरफ तो मिल रही है, पीछे की तरफ यहाँ पे आके मिल गई ना लाइन है, तो यही चीज़ है। तो अच्छा, अब पैरेलल मतलब पैरेलल भी वो होगी, या फिर इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर क्या होगी, मतलब ये लाइन है, इसके ऊपर से ये लाइन चली गई, समझ गए, इसके ऊपर से गई है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल इसको कोइंसिडेंट, इनको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, मतलब जो एक के ऊपर से एक चली जाए, ठीक है। अब यही 3 वो हो सकते हैं, ठीक है। यही ग्राफिकल में है, देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आता है, कोइंसिडेंट लाइन कब आता है, पैरेलल लाइंस कब आती है ग्राफ में, हम वो जानेंगे। इसके बाद में अगर ग्राफिकल को भी छोड़ो, अब मैं जाता हूँ सीधा एलजेब्रिक पे। एलजेब्रिक में तुमने पिछली बार जो मैंने दिखाया था, एक इक्वेशन था 2x + 3y = 5 में, जब हमने x की जगह 1 और y की जगह 1 रखा था, तभी हमारा ये जो इक्वेशन है इसका आया था, सोल्यूशन आया था, है ना। इसके अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूँ, क्या वो इक्वल आएगा? नहीं आएगा। मतलब इसके क्या है, बस एक ही सोल्यूशन है, कौन सा, x = y, x = 1, y = 1। अगर इसके अलावा और कोई भी सोल्यूशन रखूँगा तो ये मतलब इक्वेशन ठीक नहीं आएगी, मतलब उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है। ऐसे कुछ इक्वेशन होते हैं जिनका मतलब हज़ारों में सोल्यूशन होते हैं, लाखों करोड़, मतलब इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है सोल्यूशन। कुछ होते हैं जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। तो ये 3 होगा, एक तो नो सोल्यूशन वाला, एक इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन वाला, एक 1 सोल्यूशन वाला। ये भी तुम्हें समझ आ गया। अब अगर तुम्हें ये दोनों चीज़ बिल्कुल परफेक्टली समझ आ गई तो हम मूव करते हैं इधर से। पहला कंडीशन, ये दोनों ऐसे मैंने एक मतलब इमेजिनरी इक्वेशंस ले रखी, जो तुम्हारी बुक में है वही वाली इक्वेशंस है, सेम। क्या है पहली इक्वेशन? अगर मैं अच्छा a1/a2 क्या होता है, b1/b2 क्या होता है, c1/c2 क्या होता है, वो देख लो। सोचो 2 इक्वेशंस है, 2x + 3y = 5, 3x + 4y = 9। ये दोनों इक्वेशंस है। तो हम कैसे, a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है, b2 ये है, c1 ये है, c2 ये है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, c1/c2 को कभी तुम 5/9 नहीं लिखोगे, तुम -5/-9 लिखोगे। हाँ वो पता है, वो दोनों कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पर तुम इसमें माइनस का साइन ज़रूर लगाना, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, वरना टीचर कभी नंबर काट लेता है, ठीक है। अब तुम्हें a1/a2, b1/b2, c1/c2 सब आराम से क्लियर हो चुका है। अब मैं आता हूँ अपने इन वाले मतलब टेबल पे। क्या है, पहले ये दोनों इक्वेशन देखो, x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20। ये 2 इक्वेशन है। अब इन 2 इक्वेशन में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो x यहाँ पे कितना है, x यहाँ पे 1 है, और y की यहाँ पे मतलब x के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, और y के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 2 है। सिमिलरली अगर मैं इसमें देखूँ, इधर 3 है, इधर 4 है, और इधर 0 और -20 है। सॉरी, अगर मैं a1/a2 देखूँ, इधर कुछ नहीं, मतलब 1/3 है a1/a2। b1/b2 देखो, अच्छा साइन हमेशा आएगा, ठीक है ना, साइन हमेशा साथ में रहेगा, -2/4। और c1/c2 देखो तो -0/-20, तो 0 के साथ तो माइनस लगता है, नहीं तो सिर्फ -20।
क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, मतलब a1 बाई ए टू इक्वल्स टू नॉट b1 बाई b2 वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है ना। तो अगर तुम इन दोनों जो इक्वेशन अगर इनका तुम ग्राफ बनाते हो तो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। मतलब अगर तुम ग्राफ बनाते हो तो एक ऐसी लाइंस का ही बनेगी, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करेगी, मतलब ऐसे ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है ना। और अगर तुम इसका सोल्यूशन निकालोगे तो ये बस एक ही सोल्यूशन निकलेगा, वन सोल्यूशन। मतलब जो हमने 2x + 3y = 5 वाला देखा था ना, उसमें से एक सोल्यूशन था, वैसे ही एक ही सोल्यूशन निकलेगा इसका, एक के अलावा एक से ज़्यादा मतलब एक के अलावा निकलेगा इन सोल्यूशन। ये हमारे पहला केस था। दूसरे केस पे आते हैं। देखो इसका क्या है, 2/4, 3/6, -9 बाई -18, यही चीज़ है। a1/2 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 -9 बाई -18। ये देखो तीनों इक्वल है, 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों इक्वल है ना। तो इनको हम बोलते हैं क्या, इसमें आएगी क्या, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक वाले। मैंने बना रखी है फिगर, मुझे बनाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। और इसमें सोल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनाइटली मैनी, मतलब हज़ारों, मतलब कब लाखों, मतलब इन्फिनाइट है, ठीक है ना, कोई वो गिनती नहीं है। थर्ड अगर मैं बात करूँ ये वाले, देखो इसमें क्या है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2, ये भी 1/2 हो जाएगा, पर इक्वल्स टू नॉट c1 बाई c2, ये दोनों इनके इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा। और इसमें क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है ना। कौन सी लाइन, पैरेलल लाइंस होगी। तो ये तीनों अगर तुम्हें अच्छे से याद हो गया तो याद कर लेना। अगर तुम्हारे पास ये बुक नहीं है तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ मतलब बीच में से, पर इसको मतलब बिल्कुल ध्यान से मतलब याद कर लेना। अब इस टेबल को तुम्हें बिल्कुल परफेक्टली याद करना है। अगर तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो और याद मतलब कर लेना, अभी तो नहीं कर पाओगे, अभी तो तुम लेक्चर में हो ही ऑलरेडी, तो जब भी वो टाइम मिले इसको याद कर लेना। और इसको मतलब भूलना मत, पूरे तुम्हारे 10th में काम आने वाला है। 10th में तुम्हारा लीनियर इक्वेशन आ रहा है ना, पूरे में काम आएगा। इसको अगर तुम भूल जाओगे फिर तुम्हारे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलो इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव करूँ तो वो है हमारा, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 बुक में लिखा हुआ है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, लिखा हुआ है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, इज कंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट। अच्छा यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, जो होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट में पता है, देखो ये अगर ये वाले पहला ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन अगर आया, अगर मतलब ये दोनों होए तो हमारा इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। पर अगर ये वाला आया कंडीशन तो हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट। ये वाला मतलब ये पूरे की बात कर रहा हूँ। अगर ग्राफ में पैरेलल लाइंस आई, अब क्या करना है तुम्हें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है एग्जांपल 4, इसमें बोला है चेक ग्राफिकली वेदर द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट। इसमें तुम ग्राफिकली कैसे करोगे, तुम इसमें ऐसी, जैसे मैंने तुम्हें सोल्यूशन निकालना सिखाए थे, तुम वैसे सोल्यूशन सारे निकाल दोगे, फिर उनको तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे। ग्राफ में जब तुम प्लॉट करोगे तुम क्या चीज़ नोटिस करोगे, इसमें क्या बोल रखा है, हाँ, अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हो और सोचो ग्राफ तुम्हारा ऐसे बन जाता है, पैरेलल लाइन बन जाती है, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। पर अगर ये ऐसे पैरेलल के अलावा या तो ये एक के ऊपर एक वाली लाइन बनती है या ये ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है, अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन होती है तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। आज जैसे एग्जांपल में तुम्हें दिखा रहा है कि जब इन्होंने प्लॉट करा तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी है, ये 6 0 पे इंटरसेक्ट करिए, तो ये क्या है, दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन है कंसिस्टेंट इक्वेशंस, ठीक है। ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हम ग्राफिकली बता सकते हैं, एल्जेब्रिकली बता सकते हैं, और ये रेशियो से ही बता सकते हैं। अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू नॉट b1 बाई b2 वाला कंडीशन है, या फिर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 वाला कंडीशन है, तो होगा क्या, कंसिस्टेंट। वरना अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये वाला कंडीशन है, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ये हमारा हो गया, हमारा ये चीज़ बिल्कुल ही सिंपल थी, इतना हमने कर लिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद हम 3.2 पे आए, तो जो पहले क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन है, वो तुमने अभी जैसे तुमने आफ्ताब वाले क्वेश्चन करे, बिल्कुल सिमिलर वैसे वाले क्वेश्चन है। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊँ, क्या लिखा हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब तुम्हें क्या बोला है, मैं तुम्हें पहला करके बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करके बता देता हूँ। क्या क्या इक्वेशन दे रखे, फर्स्ट इक्वेशन दे रखे 5x -4y + 8, -4y + 8 इक्वल्स टू 0। c1 में और अगला क्या दे रखा है, 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 इक्वल्स टू 0। हमें क्या बताना है कि लाइंस, मतलब हमें ग्राफिकल बताना है, ये इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी, कि पैरेलल्स होगी। और हमें क्या कंपेयर करना है, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2।
आओ चेक करते हैं। A1/A2 क्या है, 5/7 है। B1/B2 क्या है, -4/6 है। C1/C2 क्या है, 8/-9 है। क्या A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, नहीं है। अब C1 फिर C2 की जरूरत ही नहीं है। A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 है, मतलब ये वाली कंडीशन होती है तो कैसा ग्राफ होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। तो जो पहली इक्वेशन है उसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग वाला। अगर इसमें तुमसे पूछते कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तुम क्या रिप्लाई देते हैं कि ये जो है ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये वाले दोनों जो होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होते हैं। समझ आ गया। इसी के तरह तुम क्वेश्चन नंबर मतलब ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को भी कर लोगे, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें ऐसी सेम करना है, ऐसी दो जो इक्वेशन दे रखे हैं उनको A1/A2 B1/B2 C1/C2 करना, और अब तुम्हें बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर इनमें से कोई आता है, मतलब ये वाली दो कंडीशन आती है तो कंसिस्टेंट, ये आती है तो इनकंसिस्टेंट, ये तुम्हें सबको आता है। फोर्थ तुम्हें अब बताना है, फोर्थ भी तुम्हें इनकंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट बताना है, पर तुम्हें ग्राफ में करके बताना है। ग्राफ में भी कर देना, अगर ये दोनों कंडीशंस आए ग्राफ में ऐसी वाली तो ये कंसिस्टेंट, अगर ये पैरेलल आए तो इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल सिंपल लग रही होगी ये वर्कशीट तुम्हें, कुछ है ही नहीं क्योंकि इसमें सही में सिंपल है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका नाम हम दे देते हैं ABCD। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसमें क्या बोल रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर पहले होता क्या वो जान लेते हैं। पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और बोल रखा है इसका हाफ करना है, इसका हाफ करना है, ये वाला ब्रैकेट आएंगे, इसका हाफ करना है, ठीक है ना। इसका हाफ बोल रखा है, और ये हाफ कितना होगा बोल रखा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर। अच्छा पहले देख लेते क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हाफ पेरीमीटर क्या होता है, L + B, ये होगा हाफ पेरीमीटर, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर गार्डन का क्या बता रखा है, बोल रखा है जिसकी जो विड्थ लेंथ है वो विड्थ से 4 बड़ी है। अगर विड्थ x है तो लेंथ क्या है, 4 + x, और बोल रखा है क्या करना है, इस एरिया इसका डायमेंशन मतलब ये पूरा बताना है, 4 + x है, x है, कितना कितना क्या होगा है बताना है। और ये हाफ द पेरीमीटर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 36। हम मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ क्या दे रखी है हमारे पास, 36 दे रखी है। लेंथ क्या है 4 + x, ब्रेथ क्या है सिर्फ x, क्या आ गया 36। 4x + x 2x = 36, 2x = 36 -4 वहाँ पे जाके 32 हो गया, x क्या आ गया 16, तो विड्थ क्या है 16, और ये क्या था 16 + 4 मतलब 20 मीटर, मीटर ही है ना, वही होगा। ये दोनों ऐसे करके तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, गिवन द लीनियर इक्वेशन ये, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। सिंपल है, क्या बोला है इसमें, बोला है कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, हमारे पास कौन सी इक्वेशन दे रखी है, इसमें इक्वेशन देख लूँ, 2x + 3y - 8, ये तुम्हारे पास इक्वेशन दे रखी है। अब तुम्हें बोला है हमें इसके लिए एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है, जो कि जिसकी वजह से हमारा जो है, एक तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ जाए, कोइंसिडेंट लाइन्स आ जाए और पैरेलल लाइन्स आ जाए। अच्छा पहले मैं इंटरसेक्टिंग वाला करवाऊंगा, तुम कोइंसिडेंट और पैरेलल खुद कर लोगे। इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए कैसे वो होता है, A1/A2 = नॉट B1/B2। अगर मैं ये वाली चीज़ लिखता हूँ 3x + 2y - 16, मुझे बताओ A1/A2 क्या है 2/3, B1/B2 क्या है 3/2। क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कौन सी वाली कंडीशन है, A1/A2 = नॉट B1/B2 वाली कंडीशन है। अगर ये वाली कंडीशन होती है तब क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो मेरा इक्वेशन मैं ये वाला लिख सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है तुम्हें ये इक्वेशन लिखना, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हो, गॉट इट, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हो। मैं एक बार कोइंसिडेंट लाइन वाला भी करवा देता हूँ, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, उसमें कैसी कंडीशन होती है, उसमें बोलते हैं तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तीनों इक्वल कैसे करते हैं, अगर मैं ये ऐसे ये इक्वेशन लिख दूँ 2/3 नहीं इसको मैं लिख देता हूँ 4x, इसको मैं लिख देता हूँ 6y, इसको मैं लिख देता हूँ -16, 1/2 1/2 1/2, तीनों इक्वल आ गई, तो एक कौन सी लाइन बन जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन्स। ये तुम्हें समझ आ गया। पैरेलल का तुम खुद ही कर लोगे, जिसमें तुम्हारा सोचो, अगर मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ, बस इसकी जगह मैं 17 कर देता हूँ, A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2, तो पैरेलल लाइन्स बन जाएगी।
बस यही करना था तुम्हें क्वेश्चन में, तुम्हारा क्वेश्चन इसके साथ हो जाएगा बस। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। एक ये इक्वेशन दे रखे, दूसरी इक्वेशन दे रखे। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन ऑन एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो दो इक्वेशन दे रखी है, जब तुम इनको वो करोगे तो ऐसे ट्राइंगल सा बनेगा, ठीक है ना। दो इक्वेशन दे रखी है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा, ऐसे ट्राइंगल टाइप का बनेगा, और तुम्हें इसके जो कोऑर्डिनेट है वो बताने क्या क्या है, और इस अंदर को तुम्हें थोड़ा शेड कर देना है। इसमें ग्राफ का क्वेश्चन है, तुम्हारा बिल्कुल आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन में डाउट आए फील फ्री टू कमेंट, ठीक है ना, बिल्कुल कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है और थोड़ा बहुत चीज़ें हैं वो कवर होती है। इसके बाद हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ, मतलब मैंने बताया था 3 फॉर्मूले, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि हम सोल्यूशन निकालते कैसे हैं। अब हम वही सोल्यूशंस निकालेंगे। सोल्यूशंस तुम्हें निकालना मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जानेंगे, फिर हम एलिमिनेशन मेथड जानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर चुका तो नहीं जानेंगे। तो और जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम पहले ही कर चुके हो, तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तुम्हें पता नहीं है तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हो, पर वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और एलिमिनेशन उससे भी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून्ड, मैं 2 मिनट में, मतलब तुम्हारा तो कट होगा, तो वही 2 मिनट का तुम लोग भी ब्रेक ले सकते हो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अब हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड करने जा रहे हैं, जो कि मतलब तुम पहले ही कर चुके हो पर अब दोबारा करेंगे। वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं उसमें, बिल्कुल ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। तुम जब भी देखोगे तो मतलब तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो हमें आता ही है, वो वाली चीज़ भैया दोबारा सिखा रहे हैं। देख लो एक बार क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुम्हें सबसे पहले एक वर्ड दिख रहा है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट ही करना है हमें। यहाँ पे 2 इक्वेशंस होगी हमारे पास, हम उसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकालेंगे। अच्छा ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये क्या है, ये हमारे पास वेज है ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन। सोल्यूशंस तुम्हें पता है क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा है क्या होता है सोल्यूशंस, और उन सोल्यूशंस को फाइंड करने का जो तरीका होता है वही होता है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद हम एलिमिनेशन सीखेंगे, एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पर हम अभी सीखेंगे नहीं, पर होता है वो। तो हम अभी तो सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दो, फिर हम एलिमिनेशन और उसमें जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, सब्स्टिट्यूट, और यही वाला वही वाली चीज़ है जो हमने आफ्ताब वाले क्वेश्चन में करी थी, एकदम वही चीज़ है, सेम सिमिलर चीज़ है, हमें वही वाली चीज़ें करनी है, ठीक है ना। आओ करते हैं। मैं एग्जाम्पल नंबर 7 करूंगा, तुम्हारी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें 2 इक्वेशन दे रखे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन में दे रखे, इनमें से हमें कोई भी एक इक्वेशन उठानी है, कोई भी, तुम्हारी मर्जी, चाहे 1 उठा लो चाहे 2 उठा लो। मैंने अभी 2 उठाया है। 2 से मैं क्या करना है, जैसे ये वाला 2 इक्वेशन है, इसमें ये वाली इक्वेशन है, इससे x की वैल्यू आ जा रही है। x की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 2y। ये प्लस का 2 है, वहाँ पे क्या, तो ये माइनस का 2y हो गया, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 3 - 2y। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। कौन सी इक्वेशन से आई है, ये सेकंड इक्वेशन से आई है। हमने इस इक्वेशन से वैल्यू निकाले, तब जाके हमारी x की वाली वैल्यू आई है। ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है ना, हमने सेकंड इक्वेशन को यूज कर ली, बची कौन सी है, फर्स्ट, तो हम इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। हम इस वैल्यू को कहाँ डालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पे डाल देंगे। इक्वेशन फर्स्ट पे डाल देंगे तो क्या होगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट है क्या, 7x - 15y = 2। यही है 7x - 15y = 2। और x की जगह में क्या लिखना है, 3 - 2y। हमने वही करा, x की जगह पे 3 - 2y पुट करा है और बाकी सब कुछ सेम रखा है। ये हो गया 7 3 = 21, और ये होगा 7 2 मतलब -14y और -15y = 2 हो गया। इधर 21 रहा और ये हो गया -29y और इक्वल्स टू रहा 2। जब ये पूरा सॉल्व करा तो y क्या है हमारे पास, 19 है, 19/29 है, ठीक है ना। y आ गया हमारा 19/29, वेल एंड गुड। इस ये थर्ड नहीं है, सॉरी मेरे मतलब मैंने गलती कर दी, ये है हमारा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है ना। थर्ड तो ये था हमारा, y आ गई। अब देखो y को कहाँ पुट करना है, जो x की वाली वैल्यू आई है ना उसमें पुट करना है। अब मैं अगर y को इस वाली वैल्यू में पुट करूंगा, x की क्या आई थी वैल्यू, 3 - 2y है x की वैल्यू। अब 3 - 2y में अगर मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, जो क्या आया था 19/29, अगर मैं इसको पुट करूंगा तो ये क्या आएगा, 3 - 2y, और उसकी जगह पुट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 49/29। तो हमारे पास दोनों चीज़ आ गई, x क्या आ गया हमारे पास 49/29, और y क्या आ गया हमारे पास 19/29। y आ गया हमारे पास 19/29। हमें यही दोनों चीज़ें निकालनी थी, और इसी जो मेथड है हमने जिससे करा है उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। बस यही सिंपल सी चीज़ होती है, और इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये मतलब बहुत ज़्यादा इजी है, पर ये कभी कभार थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन को उठाओ। देखो हमने पहले क्या करा, 2 इक्वेशन लिखी, 2 में से एक से पहले x की वैल्यू निकाली, फिर उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, उससे y की वैल्यू, और उस y की वैल्यू को दोबारा x की वैल्यू में पुट करा। तो थोड़ा कभी कभार लेंदी हो जाता है, वरना वे तो तुम्हें बिल्कुल ही सिंपल लगा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम एक बुक का क्वेश्चन करेंगे जो कि है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद वाले क्वेश्चन तुम लोग करोगे। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं नोट करूं तो वो है
x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास है 14 और x माइनस वाई हमारे पास है 4। ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने कहा ये हमारा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा इसको इक्वेशन 1 ले लेना, इसको इक्वेशन 2 ले लेना, ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन कोई भी उठा लो, चलो मैं इसमें भी दूसरी इक्वेशन उठा लेता हूँ। x माइनस वाई क्या है 4 है, x क्या आएगा 4 प्लस वाई, यही चीज़ आएगी, बिल्कुल बिल्कुल भैया यही चीज़ आएगी, प्लस का माइनस का वाई जाके वहाँ पे जाके प्लस का वाई आएगा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, कौन सी इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से आ गई। इस वैल्यू को मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, x आया क्या है 4 प्लस वाई, x क्या है 4 प्लस वाई और इधर भी y, तो ये आ गया 14। ये क्या हो गया 4 प्लस वाई 2y और ये हो गया 14। 2y क्या हो गया, प्लस का 4 है वहाँ पे जाके माइनस का 4, 14 माइनस 4 क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 5। तो y क्या आ गया हमारे पास 5। अभी जो y आया इसको हमें इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, जो फर्स्ट जो x की जो वैल्यू आई उसमें हमें पुट कर देना है। पुट करेंगे तो क्या आएगा, x है क्या 4 प्लस वाई है, तो इसमें हम पुट करेंगे तो 4 प्लस 5 जो x आएगा क्या आएगा 9, तो x क्या है 9 और y क्या है 5। गॉट इट, आई गेस तुम सब पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। अगर ये तुम्हारा सॉल्व हो चुका है तो हम इसके सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि कभी कभार बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे जूनियर्स को अगर प्रॉब्लम ना आए, मैं ध्यान रखना चाहता हूँ इस चीज़ का, तो मैं सेकंड क्वेश्चन करवा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोले, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। क्या बोला है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये एक इक्वेशन है, और दूसरी है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ये दो इक्वेशंस है। इसमें बोला है हेंस फाइंड द वैल्यू फॉर m y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ये हमारे पास दे रखा है, हम इससे m निकालना है, m क्या आएगा। अच्छा, इधर दो इक्वेशन दे रखी है, इधर तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, x और y की वैल्यू निकाल लेना, बस। ये तो मैंने तुम्हें अभी भी सिखाया x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। x और y की वैल्यू तुम निकाल लेना, x और y की वैल्यू आफ्टर तुम निकाल लोगे, उसके बाद तुम्हें क्या करना है वो देखो। x और y की वैल्यू आ गई, दोनों को इधर पुट करना। सोचो x आया 3, y आया 2, सपोज करो, मतलब ये नहीं आएगा पर मैंने एक बस ऐसे ले लिया। y का है 2, 2 पे पुट करो। x क्या है 3 प्लस 3, ये क्या हो गया 2 इक्वल्स टू 3m प्लस 3, ये हो गया 2 प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 होगा और ये हो जाएगा 3m, ये क्या होगा -1 इक्वल्स टू 3m होगा, मल्टीप्लाई और यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा -1/3 इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। बस हमें यही चीज़ करनी होती है, m की वैल्यू आ गई, बस यही सॉल्व करना है, हमारे पास हो गया। अब ऐसे करके तुम्हारे y और x की जो भी वैल्यूज निकलेगी उसमें तुम उसको पुट करोगे तो m की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। ये हो गया। अगले जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो 5 वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल से वर्ड प्रॉब्लम है। अगर तुम लोगों को कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल मतलब एक वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिक, जिसमें तुम्हें सबको समझा दूंगा। और अगर नहीं आता तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये देखो क्वेश्चंस आते हैं, पर क्या है ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है और तुम लोग कर लोगे। अगर तुम्हें दिक्कत आती है तो मैं करवाने को तैयार हूँ, आती है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं जो तुम कमेंट करोगे मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए, पक्का, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये अभी नहीं, चाहे सब्सक्राइबर बढ़ जाए उसके बाद भी, जब भी मुझे कमेंट दिखेगा कोई कि भैया इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दो, मैं बना दिया करूँगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर अब तुम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल बढ़िया से आ गई है तो हम लोग अपना मूव करेंगे नेक्स्ट चीज़ पे, जो है हमारा नेक्स्ट मेथड। वो कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। तो अगर तुमने ये सब नोट कर ही लिया होगा, ऑब्वियसली नहीं करा तो थोड़ा सा रिवाइंड कर देना वीडियो को, क्योंकि मैं भूल गया था तुम्हें बोलना नोट करने को। और अगर नोट कर लिया, अब उसके बाद वीडियो को आगे देखते रहो। मैं 2 मिनट में ज़रा एलिमिनेशन के बारे में थोड़ा बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में आगे शुरू करते हैं। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड शुरू करने से पहले का एलिमिनेशन मेथड में ही क्या है, एलिमिनेशन में एक वर्ड दिख रहा है तुम्हें, एलिमिनेट। तो इसमें एलिमिनेट ही करना है हमें, या तो x वाले वेरिएबल को या y वाले वेरिएबल को पूरा एलिमिनेट करना है, वेरिएबल को पूरा एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। कैसे करना है एलिमिनेट, देखो इस वाले एग्जांपल में मैंने एग्जांपल नंबर 11 लिया है, तुम्हारी बुक से देख लेना एक बार। मैंने सीधा इक्वेशन उतारी है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तुम लोग एक बार इक्वेशन पहले देखो, समझ लो, फिर हम आराम से इक्वेशन पढ़ के भी क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास ये एक इक्वेशन थी, इक्वेशन 1, और ये एक इक्वेशन थी, इक्वेशन 2। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे आपने ग्रीन ऐसे क्यों कर रखा है। इधर मैंने ग्रीन इसलिए कर रखा है, या तो मुझे इन इक्वेशन में क्या करना है,
या तो मुझे 4 और 3 मतलब इन दोनों टर्म्स को y की जो कोफिशिएंट्स है इन दोनों को इक्वल करना है, या मुझे x की कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है दोनों इक्वेशंस में। इक्वेशन 1 में भी दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वेशन 2 में भी होने चाहिए, या तो x का या y का, तुम्हारी वो मर्जी है तुम्हें कौन सा वाला करना है, ये दोनों तुम कर लोगे। ये कैसे करना है सोचो, अब यहाँ पे 9 और 7 को ना करके मैं 4 और 3 को इक्वल करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा इक्वल आ रहा है, ये दोनों कैसे करा मैंने, देखो यहाँ पे अगर मैं ये पूरे इक्वेशन को मैं अगर 3 से, देखो अब मुझे इसको चेंज करना है तो मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, सिर्फ इसको नहीं करूंगा। मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने अगर पूरी इक्वेशन को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जब ये सॉल्व हुआ तो ये क्या आ गया, ये 12y आ गया। मैंने अब नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको जब सॉल्व करा तो ये भी 12y आया, दोनों सेम आ गए। हमारा मोटिव यही था। अब जो बाकी जो है ना वो भी मतलब वो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई हो, जैसे 9 3 27 आया है, ये अब 9x ना होकर 27x हो चुका है, मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, उसमें नीचे वाले में पूरी की पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। जिनको ये चीज़ समझ आ गई वेल एंड गुड। अब आगे देखो, अभी ये वाली चीज़ है, अब हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है। कैसे करना है, ये जब ऐसे नीचे आएगा इनमें, ये प्लस का 28x है, ये हो जाएगा माइनस का 28x। ये देखो ये माइनस 12y है तो ये प्लस का 12y हो जाएगा। अब देखो माइनस 12y प्लस 12y दोनों कट जाएगा ना, -1 + 1 कट जाता है, वैसे माइनस 12y और प्लस 12y कट जाएगा, यहाँ पे तो 0 बचने वाला है। ये प्लस का 8000 है, बचेगा ये बन जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -2000 और ये हो जाएगा -x। तो x क्या आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएंगे, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा अपना 2000। सिंपल है, ठीक है। अब ये जो x की जो वैल्यू है ना, तुम ये इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी डाल दो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने इधर इक्वेशन 1 में डाल दिया, ये इक्वेशन थी इसमें डाला, तो ये देखो इसे सॉल्व करा तो y क्या आ गया 4000। तो x क्या है 2000 और y क्या है 4000। बस ये सिंपल सा मेथड है। हमें या तो ये दोनों इक्वल करने होते हैं या ये दोनों इक्वल करने होते हैं। एक हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम करेंगे 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो इक्वेशन दे रखी है इसमें भी। क्या क्या, एक तो दे रखा है x + y = 5 ये वाली, और 2x + -3y = 4। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने y के इक्वल करे थे, इस बार मैं x कर देता हूँ। चलो इस बार सिंपल x करना। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा पूरी इक्वेशन को, तो x क्या आएगा 2x सेम हो जाएगा। तो क्या करना है, मुझे ऊपर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि सेम इक्वेशन आ जाए। क्योंकि अब अगर चेंज हुआ तो फिर गलती हो जाएगी ना, हमें तो ये तो सेम रखना है। आगे करते हैं। ये क्या आएगा, ये आएगा इक्वेशन में नीचे लिख देता हूँ क्या क्या आएगी। ये होगा 2x + 2y = ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, इक्वल्स क्या होगा 10। इधर क्या होगा 2x, सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, प्लस का है माइनस, ये कट गया पूरा का पूरा। ये आएगा क्या 5y और ये क्या आएगा 6। सिंपल है यहाँ तो। y क्या आ जाएगा 6/5। अब y की जो वैल्यू आई है ना, ये तुम इक्वेशन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, आंसर आ जाएगा। 1 में पुट करता हूँ तो क्या है x + y = 5। बस ये आ गई y की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू। हमें यही दोनों चीज़ें करनी है, बस इसके बाद क्वेश्चन हमारा हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन कर लिया। पर इसमें एलिमिनेशन में अभी ख़त्म नहीं होती चीज़। एलिमिनेशन में एक एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आ रखा है, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो उसको मैं एक बार नोट कर देता हूँ, एक बार बोर्ड पे तुम लोग उतार लेना उसको, या फिर बुक से एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्या तुम्हें वो आता है। अगर आता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि वो एकदम थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा उसको समझने में थोड़ा सा टाइम से जा सकता है, तो ध्यान से सुनना। मैं जब तक उसको उतार देता हूँ। तो अब हम लोग उस क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो क्वेश्चन हमें करना था, मतलब जो मैंने तुम्हें कहा था एग्जाम्पल नंबर 13 है। मतलब वो ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, मैं ये कहूँगा नहीं ज़्यादा मुश्किल है, पर थोड़ा समझ लेना क्या है। देखो इसमें दो हमारे पास मतलब 2 नंबर हैं A और B। अब इसमें कहा है कि 2 नंबर, मतलब सोचो एक नंबर है, उसका अगर मैं उल्टा कर दूँ, मतलब सोचो 2 नंबर जैसे 56 और 65, ऐसे दोनों उल्टे हैं ना। पहले ये पीछे था 6, मतलब 10th डिजिट पे, 1st डिजिट पे था, अब 10th पे आ गया। तो यही चीज़ बोल रहा था, ऐसे 2 नंबर लिए है और इनका सम करा
तो इन्होंने यही चीज़ बोली, इनका सम करा तो ये चीज़ आया 66 आया इनका, ठीक है ना। तो हमें यही चीज़ निकालनी है। अब देखो मैं कोई भी अगर नंबर लेता हूँ, मैं कोई भी कुछ भी एक नंबर लेता हूँ, 63 लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 6 × 10 + 3, तो ये कितना हो गया 63 हो गया। कि देखो ना, मतलब कोई भी नंबर, जैसे सोचो अगर मैं लेता हूँ 52, तो क्या लिख सकता हूँ 5 × 10 + 2, मतलब क्या करना है, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले को हम 10 इंटू वो जो भी नंबर होगा तो जिसके सबसे ज़्यादा क्लोज होगा वो लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि हमें लिखना है 97, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि 10 × 10 9 जा +7, ये लिख सकता हूँ 90 + 7 97। तो ऐसे ही अगर ऐसे इक्वेशन लेने तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये नंबर तो हमें पता नहीं होगा, ये नंबर हमें पता नहीं होगा, पर हमें ये तो पता होगा ये 10 होगा, ये 10 होगा। सेम हमें ये नंबर भी नहीं पता होगा, तो इसको हम y ले सकते हैं, यही बोला है। तो हम पहले नंबर को जो ये है इसको हम मतलब जो पहला नंबर है a, इसको हम 10x + y ले सकते हैं। अब बोला है इसका उल्टा, अब y जो है वो 10th डिजिट पे आ जाएगा, y 10th डिजिट पे आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y + x, y = नहीं 10y + x हो जाएगा, क्योंकि पहले y 1 पे था, तो इसके साथ जब जो x 10 पे था तो इसके साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा था। जैसे सोचो 63 है, तो 63 को मैं कैसे लिखूंगा, 6 × 10 + 3, ये तो आता है तुम्हें। अगर मैं इसको जगह 36 लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 3 × 10 + 6, समझ रहे हो कि अब 3 के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, अब y के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो ये दोनों इक्वेशन। तो पहला जो नंबर है वो ये है, दूसरा नंबर ये है। बोल रखा है इनका सम करे तो आता है हमारा 66, ठीक है। 66 करें मतलब, तो देखो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा कि x + y जो है वो हमारा 6 है। तुम सोल्यूशन देख लो तो समझ आ जाएगा। x + y हमारा 6 आ गया, इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन मान लो। यहाँ तक हमारा हो गया। सेकंड बोला है हमें कि जो दोनों नंबर के जो डिफरेंस है ना वो दे रखे हैं, मतलब अगर दोनों नंबर के डिफरेंस कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, पर डिफरेंस तो ऐसे भी हो सकता है, या तो x से y माइनस हुआ है या फिर y से x माइनस हुआ है। दो कंडीशन हमारे पास, ठीक है, दो कंडीशन को सॉल्व करेंगे। पहले सेकंड को करते हैं फिर थर्ड को करते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूँ एलिमिनेशन मेथड से, यहाँ पे मैंने वही कर रखा है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा है, तो y2 आया है और x 4 आया है, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करा है यहाँ पे, तो क्या आया, x2 आया और y4 आया है। अब देखो x4 मतलब x पहले आएगा और y2 मतलब y बाद में आएगा, तो नंबर क्या बना 42, और यहाँ पे क्या बना 24, और हमें दो ही नंबर चाहिए थे, और देखो ये उल्टे उल्टे मतलब 42 ये 24 मतलब उल्टे उल्टे। तो हमें जो दो नंबर चाहिए थे मतलब a और b थे वो कौन कौन से हैं, 42 एंड 24। और इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस यार मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कर लेना, प्लीज़ 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 प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये हो गया तो हम अपने चैप्टर के लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पे बढ़ेंगे, जिसका नाम है वो बटे वाले, मतलब वो बटा क्या बोल रहा हूँ मैं, डिवाइड के फॉर्म में करते हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा होता है, ठीक है ना। तब तक तुम इस चीज़ को नोट कर लो अगर कर सकते हो, वरना बुक्स उतार लो, सिंपल है, ठीक है ना। तो अब हम लोग एकदम लास्ट टॉपिक करने वाले अपने चैप्टर का। अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, एलिमिनेशन कर लिया, मतलब नॉर्मल मेथड्स कर लिए। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा लीनियर इक्वेशन पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं बचने वाला। मिसलेनियस बचेगी, मिसलेनियस नहीं सॉरी, उसको कुछ और बोलते हैं, जो लास्ट वर्कशीट होती है, मेरे 11th में मिसलेनियस बोलते हैं, तुम्हारे में शायद ऑप्शनल वर्कशीट बोलते हैं। हाँ, ऑप्शनल वर्कशीट बचेगी, उसको तुम लोग ट्राई ज़रूर करना, वो आती है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझको कमेंट कर देना, मैं तुम्हें वो क्वेश्चन करवा दूँगा, ठीक है ना। तो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बात करने में। आज क्या इस वीडियो में मतलब थोड़े दिनों बाद बना रहा हूँ मैं ये पार्ट, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मतलब नया कर रहा हूँ। हाँ, थोड़े दिनों बाद बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वैसा निकल जा रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें जो ये है वो पूरा करवाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसमें अभी तक हमने नॉर्मल जो इक्वेशंस होती है उनको सॉल्व करना सीखा था। अब देखो यहाँ पे थोड़ी मतलब इक्वेशन जो है कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है, ये अपॉन में x, अपॉन में y, अपॉन में ये सब आ गया। तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉरी ये मैंने लिखा नहीं है, इसकी वैल्यू है 1, ठीक है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम कुछ नहीं करते, देखो यहाँ भी x - 1 है, नीचे इस वाली इक्वेशन में x - 1 है, इधर भी y - 2 है, इस वाली इक्वेशन में भी y - 2 है। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम 1 अपॉन x इधर x अपॉन 1 x - 1 है ना, इसको हमने a मान लिया, और एक कौन सा है y - 2, इसको हमने b मान लिया। हमारा सबसे सिंपल काम ये है, सबसे पहले हमने ये कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो हम इस इक्वेशन को 5x - 1 को ऐसे लिख सकते हैं 5a, इसको नॉर्मली ये लिख दिया, ये y - 2 है, इसको मैंने लिख दिया b इक्वल्स टू आ गया 2। अब ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ 6a + 3b इक्वल्स टू 1।
ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अच्छा इसको मैंने कैसे लिखा है जरा मैं तुम्हें ये वाला करके दिखा दूँ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जैसे 3y-2 था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 3 डिवाइड बाय 1/y-2, 1 अपॉन नहीं डिवाइड बाय y-2, ये लिखा था। अब इसमें जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 1/y-2, ये वाली चीज़ आएगी, नॉर्मली ये वाली चीज़ आएगी। लाइट का थोड़ा सा इशू हो सकता है, थोड़ा संभाल लेना, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आएगी। अब देखो इसमें एक चीज़ तुम ध्यान देना, y-2 को मैंने b लिया है, तो मैं इसको इसकी जगह पे इसको हटा के मैं सिर्फ b लिख सकता हूँ, तो 3 × b क्या होता है 3b। तो ऐसे करके मैंने ये वाला ऐसे करके लिख दिया। यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने दो मेथड सिखा रखे, एक तो सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन, इन दोनों सिखा रखे। तुम दोनों से किसी से भी कर सकते हो। सपोज मैंने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करा, तो ये क्या आएगा 6 5 ऊपर 30a प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा ना, 6b इक्वल्स टू 12, और यहाँ आएगा 30a, ये आएगा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15b इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। ये आएगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये कट गया, ये माइनस का है तो ये आएगा -9b, और ये आएगा फिर 5 6 7 ये आएगा, तो b आएगा 7/9 माइनस वाला, ये आया b, ठीक है ना। अब इसी तरह तुम a भी निकाल सकते हो, यहाँ से तुम a भी निकाल लोगे, मैं बस b का तुम्हें बता रहा हूँ। अब मैंने b निकाल दिया, b एक्चुअली था क्या, y-2 को हमने b लिया था, 1/y-2 क्या था b था, और b आया क्या है -7/9, -7/9 आया। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना y-2 जो है वो -7/9 की इक्वल है। अब y-2 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो ये आ जाएगा। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -9 इक्वल्स टू -7y प्लस 14, -9 -14 इक्वल्स टू -7y, ये हो जाएगा 4 और एक 5, -5 इक्वल्स टू -7y, कटा तो y आ गया 5/7। सिमिलरली तुम a इसमें b की इधर से a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, और a की वैल्यू को 1/x-1 की जब तुम पुट करोगे तो वहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू भी आ जाएगी, तो y आ गई और x आ गई। हमें यही सॉल्व करके x और y निकालना होता है। ये हमारा जनरल तरीका का क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर ये वाला आता है। पर इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 19। वो क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो है बोट वाला क्वेश्चन। अब इस बोट वाले क्वेश्चन में होता क्या है, इस बोट वाले क्वेश्चन में तुमसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट पूछते हैं, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसी मेथड से होना है, ऐसे मेथड से होना है। मैं अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा। तो अगर एग्जाम्पल को देखो तब भी तुम्हें समझ आ जाएगा, देख कर समझ आ जाएगा। इसमें बोला है कि एक बोट, अच्छा मैं तुम्हें अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बता दूँ क्या होता है। सोचो ये एक मतलब ऐसे बोट है, अब इधर एक बोट है, अब पानी या तो आगे बह रहा होगा या पीछे बह रहा होगा, किसी एक तरफ बहता है ना, दोनों तरफ तो नहीं बहता। पानी इस तरफ बह रहा है, सपोज करो पानी इस तरफ बह रहा है, तो अगर बोट इस तरफ जाती है तो ये जाएगी क्या डाउन स्ट्रीम, और अगर इसके उल्टा जाती है पानी का उल्टा तो ये जाएगी अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाना है। अब देखो, अब अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, अपस्ट्रीम में जब हमें स्पीड निकालनी होती है, ठीक है ना, मतलब अपस्ट्रीम में अगर हमें स्पीड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू होता क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब अपस्ट्रीम का सोचो, अपस्ट्रीम का छोड़ो, तुम्हें बस ये चीज़ याद रखनी है कि अगर टाइम मुझे अगर बताओ, अगर टाइम हो, टाइम दे रखो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का मेजरली यही फॉर्मूला होता है। अब देखो, अगर टाइम का ये फॉर्मूला है और अगर बोट की मुझे स्पीड निकालनी है, ठीक है ना, स्पीड क्या होगा, स्पीड फिर हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड हो जाएगा मेरा। अब देखो स्पीड हमें निकालना है, हम पहले बोट की स्पीड को x km/h मान लेते हैं, और जो स्ट्रीम है मतलब जो पानी का लहर है उसको हम y km/h की वो मान लेते हैं। स्पीड हमने ये मान ली, ठीक है। अगर हम इसको मान लेते हैं तो हमें मतलब अगर स्पीड निकालनी है डाउन स्ट्रीम, मतलब अगर ऐसे जा रही है बोट तो हमें डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या आएगी x + y, क्योंकि प्लस होगा ना, इसकी और इसकी स्पीड दोनों को प्लस करेंगे तभी तो आएगा ना, तो ये x + y अगर ये डाउन स्ट्रीम जाना हो, और x - y अगर हमें अपस्ट्रीम जाना हो। ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर अपस्ट्रीम जाना है तो क्या है और डाउन स्ट्रीम जाना है तो क्या है। ये दोनों की स्पीड आ गई बोट में अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले सिचुएशन में। अब देखो अपस्ट्रीम में हमेशा, अपस्ट्रीम में अच्छा स्पीड का मैंने तो फॉर्मूला बताया, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड। अच्छा अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है, मैं ये बोट वाली फिगर मिटा देता हूँ, अब तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। हमें बस दो चीज़ पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और ये हमारे पास आ गई डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ गई, और ये हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई, ये याद रखना। अब तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ो। अब बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कितना जाता है 30 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम कितना जाता है 44 किलोमीटर इन 10 आवर्स, 44 किलोमीटर
इन 10 आवर्स। टाइम क्या है 10 आवर्स। ये हम निकाल सकते हैं। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम में स्पीड होती है x माइनस वाई वाली, ठीक है ना। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है x माइनस वाई वाली। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका स्पीड इसका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं अगर टाइम को यहाँ ले जाऊँ और स्पीड को यहाँ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में देखो मैं कैसे आराम से पुट कर सकता हूँ। टाइम को हमें पता नहीं है, हमें अभी पहले अपस्ट्रीम का निकाल रहे हैं, फिर हम सेपरेटली डाउनस्ट्रीम का निकालेंगे, फिर हम कंबाइन करेंगे। देखो कैसे, डिस्टेंस क्या है अपस्ट्रीम का 30 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है x माइनस वाई। ये अपस्ट्रीम का हो गया। सिमिलरली अब अगर डाउनस्ट्रीम का निकालूँ, यही वाला फॉर्मूला लगा के, टाइम हमें नहीं पता पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 44 किलोमीटर और स्पीड क्या है x प्लस वाई। तो और देखो ये बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जाती है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी जाती है, मतलब इसको ये वाला टाइम भी कवर करना पड़ा होगा, ये वाला टाइम भी कवर करना पड़ा होगा। और बोला है टोटल टाइम मिला के 10 घंटे है। मतलब टोटल टाइम क्या, मतलब इन दोनों का प्लस करके 10 घंटे है। कैसे, मतलब फिर हमारे पास देखो इन दोनों का प्लस मतलब 30x माइनस वाई, 30x माइनस वाई को अगर मैं प्लस करूँ 44x प्लस वाई से, तो ये कितना आएगा 10 आवर्स। ये हमारी पहली इक्वेशन है। सिमिलरली ऐसे एकदम इक्वेशन, मतलब एक और वो कंडीशन दे रखी है जिसमें बोला है कि बोट गोज 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम, बोट गोज 13 किलोमीटर इन 13 आवर्स, सॉरी 13 नहीं, इन 13 आवर्स जाती है। बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास सिमिलर ऐसी वाली। अब तुम्हें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है तुम्हें, अभी मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने तुम्हें समझा दिया। अब तुम x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 को a ले लोगे और 1 अपॉन x प्लस वाई को b ले लोगे, तो तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आ जाएगी नॉर्मल वाली। उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। उससे तुम्हारी 1 अपॉन x माइनस वाई और उसकी वैल्यू आ जाएगी और 1 अपॉन x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, जिससे तुम्हारा x और y की वैल्यू आगे और आगे आ जाएगी। और जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी अपनी बोट की स्पीड, और y की वो वैल्यू क्या होगी, वो होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बस यही थे ये दो क्वेश्चन, इसके अलावा आता नहीं। जनरली बोट वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आता है, तो उसको बिल्कुल बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल याद रखना कैसा होता है, ठीक है ना। और इसके साथ तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। कीप प्रैक्टिसिंग, और इसका प्रैक्टिस मतलब बार बार रखना, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, तो तुम्हें कभी कभार लगेगा कुछ नहीं आता, नहीं ऐसा नहीं होगा। और ये वीडियो ज़्यादा मेरे हिसाब से 1 घंटे की भी नहीं होगी, तो इसको 2x स्पीड पे देखना, तुम्हारा आधे घंटे में पूरा चैप्टर का रिकैप हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया तरह से हो जाएगा। वैसे ही मैंने शॉर्ट में करवाया है कि एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया इस बार तुम्हें, ठीक है। तो अगर तुम्हारा हो चुका है, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई ये वाली लंबी वाली, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट मुझे बता देना कि तुम्हें अगर कोई एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए, एकदम अर्जेंटली कोई वीडियो चाहिए, कोई डाउट है या कुछ भी है, अपना बस व्यूज एक्सप्रेस करो कमेंट्स में, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।